हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई ऋतिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, आपका जो बोर्ड एग्जाम है बॉटनी का, कृषि वनस्पति विज्ञान का, ठीक है, उसके कुछ एमसीक्यू हैं, उन पर होने वाली है। ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में क्या इनसे पूछा जाता है, ठीक है, और आपको क्या देखने को 100% मिलेगा। तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे हर एक वीडियो का आने वाली का क्या नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं, गैर टाइम वेस्ट करें। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो कह रहा है कि वह सरस कौन सा, वह सरस अफ अस्फोटिक फल जो तिरांडियस युक्तांडियस अधोवर्ती जयांग से क्या विकसित होता है और जिसमें भित्ति लगन बीजांड पाया जाता है। तो वो इसमें से कौन सा फल है? क्या सोरोसियस है, पेपो है, पोम है या बेरी है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा पेपो। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा पेपो हो जाएगा। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि वह फल जो द्विवांडीय है, एक कोष्टिक है, ठीक है, ऊर्ध्ववर्तीय अंडाशय से क्या है, परिवर्धित होता है और केवल एक सीवन यानी कि एक सीवन से फटता है, कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, जो एक तरफ से क्या फटता है? तो वो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, हमारा सोरोसियस हो जाएगा, साइकोनस हो जाएगा, या असिस्ट फल हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, फोलिकस हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोलिकस हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि चावल का दाना फल है, यानी कि चावल का दाना किस प्रकार का फल है, उसके बारे में बात पूछ रहा। सोरोसियस फल है, कैरियोप्सिस है, कैप्सूल है, या एकीन है? तो आपको मैं बता दूं, जितने भी हमारे ग्रेन टाइप के दाने होते हैं तो वो कैसे होते हैं, हमारे कैरियोप्सिस होते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पके हुए आम का खाने योग्य भाग होता है। जो हमारा पका हुआ आम होता है उसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो बाह्य फल वित्ती खाई जाती है, मध्य फल वित्ती खाई जाती है, या अंत्य फल वित्ती खाई जाती है, या फल वित्ती खाई जाती है? आपको पता होगा हम क्या है, आम का क्या खाते हैं, मध्य फल वित्ती खाते हैं। ठीक है, क्या खाते हैं, मध्य फल वित्ती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का बी हो जाएगा। ठीक, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज यानी कि एक वेशीय फल जो द्विअंडीय यानी कि अधोवर्ती अंडाशय से क्या विकसित होता है। कई बार इस पर क्या है, आप आपाती रोमगुच्छ होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ठीक है, सोरोसियस कहलाते हैं, या क्या है, सिप्सोल कहलाते हैं, या सिलिकुआ कहलाते हैं, या सिलिक्यूल कहलाता है। तो ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा पांचवा का हमारा कौन सा आएगा, क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, नहीं सिप्सेला। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर क्या, हम 6 को देखते हैं। 6 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसे देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सिलुकुआ प्रकार के फल का स्फुटन होता है, यानी कि जो सिलुकुआ फल है उसमें क्या किस प्रकार का स्फुटन होता है? तो ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है, या मध्य से नीचे की ओर होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, मध्य से ऊपर की ओर होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा सी, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर। क्या आपने फल उसके क्या देखा होगा, यानी कि फली लगती हुई। ठीक है, जैसे सरसों है उसमें आपने क्या देखी होंगी। ठीक, अब कह रहा क्वेश्चन नंबर 7, वह फल जिसमें फल भित्ति यानी कि पेरिकार्प, जिसे फल भित्ति क्या बोलते हैं, पेरिकार्प वृद्धि करके क्या है, पंख के समान क्या संरचना बनाती है। तो वो कौन से की है, क्या कहलाती है, एकीन कहलाती है, क्या कहलाती है, समारा कहलाती है, क्रोमिकार्प कहलाती है, कैप्सूल कहलाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, समारा। ठीक है, कौन सी, समारा, क्या राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है काजू में खाने योग्य भाग हैं, यानी कि काजू का जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा है? इसकी बात करें, एरिल है, बीजपत्र है, या बाह्य फल वित्तीय है, या सहपत्र है? तो आपको पता होगा काजू का हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, यानी कि वी राइट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बेल यानी कि वुड एप्पल जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, का फल है, यानी कि हमारे बेल है वो कैसा फल है, एम्फिसारे का फल है, या साइकोनेस है, या क्या है, बेलोस्टा है, या नट है? तो मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा एम्फिसारे का हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि जिस एक बीज है फल में क्या भित्ति यानी कि बीज आवरण यानी कि सीड कोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, संलग्न
रहती है वह होता है कैरियोप्सिस होता है, कैप्सूल होता है, सिलिकुआ होता है या सोरोसियस होता है। ऐसा कौन सा फल है जिसके साथ क्या मध्य फल वित्ती और बीज क्या दोनों पाए जाते हों एक साथ में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा कैरियोप्सिस। ठीक है, क्या हो जाएगा कैरियोप्सिस। ठीक है, आपने क्या धान देखा होगा। ठीक है, धान के ऊपर क्या छिक्कल पाया जाता है जिसे हम क्या सीड कोट बोलते हैं। उसे क्या इस प्रकार के फल किस में पाए जाते हैं कैरियोप्सिस में। ठीक, अब बात करते हैं अंडाशय से विकसित होने वाला फल कहलाता है। ऐसे फल जो क्या अंडाशय से विकसित होते हैं ऐसे फलों को क्या कहा जाता है हमारा सत्य फल कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि सत्य फल किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके एग्जाम से भी डेफिनेशन में पूछेगी सत्य फल किसे कहते हैं। अंडाशय से विकसित होने वाला फल है वो सत्य फल कहलाता है। ठीक है, कैसा सत्य फल कहलाता है। जो अंडाशय से कि क्या है अलग हटकर क्या विकसित होता है वो असत्य फल कहलाता है। ठीक, ये आपको क्या पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 12, पपीते में खाए जाने वाला भाग है, यानी कि पपीते का हम कौन सा भाग खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। बीज पत्र खाते हैं, परिदल पुंज खाते हैं या बीज चोल खाते हैं, मध्यम एवं अंतफल वित्ती। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको पता होगा डी, यानी कि हम क्या खाते हैं मध्य एवं अंतफल वित्ती। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी हम 13 की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि धतूरा के स्फुटन के इनकी संपुटन में स्फुटन का प्रकार होता है, यानी कि संपुटन में क्या स्फुटन का प्रकार होता है वो कौन सा पट विधाकार है, कोष्ठ विधाकार है, पट वजन है या रंध्रीय है। ये क्या हो जाएगा इनमें से जो आंसर हो जाएगा आपका 13 का कौन सा हो जाएगा सी। इसमें क्या है इनकी पट वजन आकार के क्या है ये होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा 13 का। ओके, क्वेश्चन नंबर क्या 14 कह रहा है कि कपास के स्फुटन संपुट में स्फुटन की प्रकार होते हैं, यानी कि कपास जो है किस तरीके के क्या फटता है उसकी बात क्या कर रहा है। पट वजन से, पट विधेयकन से, कोष्ठ विधाकार से या अनुपृष्ठ से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि कोष्ठ विधाकार से। ठीक है, कोष्ठ विधाकार से क्या इसका स्फुटन होता है किसका कपास का। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या 15, रेगमा क्या है। रेगमा है तुलसी है, क्या है अरंडी है, बेर है या मूंगफली है। ठीक है, इसमें क्या आपको क्वेश्चन नंबर क्या है इसका 15 का बी क्या राइट होना, इनकी रेंगमा जो होगा अरंडी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं 16 की देख लेते हैं। फल जो कैटकिन से बना होता है, यानी कि ऐसा फल जो कैटकिन से बना होता है किसका होता है भिंडी का होता है, चावल का होता है, केले का होता है, सैतूस का होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का क्या हो जाएगा हमारा डी, यानी कि सैतूस का जो फल है वो कैसा होता है कैटकिन का बना हुआ होता है। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ठीक, किसकी क्वेश्चन नंबर 17 की। मटर तथा अरंड में जो प्रीकरण की विधि है, यानी कि उसमें क्या प्रीकरण का मतलब समझ सकते हैं आप इनकी बखेरना, यानी कि उसे क्या है किस तरीके से हम क्या उसका जमाव कर सकते हैं उसके बारे में क्या है कह रहा है। तो किसके थ्रू होता है वायु के थ्रू या विस्फोटन विधि द्वारा या जल द्वारा। ठीक है, या जल द्वारा या जंतुओं द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विस्फोट विधि है उसके थ्रू क्या मटर का और अरंडी का क्या है आपने देखा होगा बीज का परिकरण क्या होता है। ठीक, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, बत्तख किस फल के परिकरण में सहायक करती है। जो बत्तख होती है हमारी वो किस फल का जो है परिकरण में सहायक करती है। बरगद में करती है, कमल के में करती है, आम के में करती है, मक्का के में करती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका क्या आपको पता होगा, यानी कि कमल का जो है जो गट्टे हैं उनमें क्या है करती है, यानी कि एक स्थान से क्या दूसरे स्थान पर ले जाती है जिससे कि क्या है उसका कमल का फूल जो है जम जाता है। परिकरण का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या ले जाना है, यानी कि किसी के थ्रू। ठीक है, उसे क्या कहते हैं परिकरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्पर्जन। ठीक है, डिस्पर्जन यानी कि बखेरना, इस तरीके से आप क्या समझ सकते हैं। ठीक, तो आपको पता होगा बत्तख कहाँ रहती है हमारे जल में रहती है। तो किसके जल में क्या खिलता है हमारा कीचड़ में क्या खिलता है कमल खिलता है। तो इससे क्या आप लगा सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है, 18 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, बीजों में स्पंजी यानी कि पुष्पासन जिसे बोलते हैं हम क्या पलवन में परिकरण में सहायता होता है। तो ये किस में होता है 19 की बात करते हैं, कमल में होता है, धतूरे में होता है, आम में होता है या उपयुक्त सभी में होता है। तो इसका 19 का राइट आंसर हो जाएगा किस में हो जाएगा कमल में। ठीक है, पलवन जो प्रक्रिया मतलब पाई जाता है परिकरण पाया जाता है कि जल में पलवन का होता है तैरना वाला। ठीक है, तो वो किस में होता है हमारे कमल में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं 20 की बात करते हैं। जो सिकोना है सहजन एवं चिड़ के
बीज जो होते हैं वो किसके डी द्वारा क्या परिकरण होते हैं, यानी कि फैलते हैं, वायु द्वारा फैलते हैं, जंतु द्वारा, जल द्वारा, क्या है, स्फुटन के द्वारा। तो इसका जो पता होगा आपको वायु द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी का ए। ठीक है, 20 का ए राइट आंसर। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21, नारियल में परिकरण विधि होती है, यानी कि नारियल की परिकरण विधि होती है, जंतु द्वारा होती है, स्फुटन द्वारा होती है, जल द्वारा होती है, वायु द्वारा होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किसके थ्रू होती है, जल के द्वारा होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल। नारियल क्या आपने देखा होगा, ज़्यादातर हमारे कोस्टल रीजन होते हैं एरिया, वहाँ पर क्या आपने ज़्यादातर क्या ग्रो किया जाता है। जो हमारा जो साउथ इलाका है उसमें ज़्यादातर क्या नारियल की खेती करते हैं। तो आपने समुद्र के किनारे क्या देखा होगा, तो जो समुद्र के किनारे क्या नारियल होते हैं तो क्या पानी के साथ बहकर चले जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो आपने क्या ज़्यादातर समुद्र के किनारे क्या है नारियल के पेड़ देखे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है जो नारियल का परिकरण होता है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके थ्रू फैलता है, जल के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, ये जो क्लास है यूपी बोर्ड के हिसाब से जो आपका 7 तारीख में पेपर होने वाला है उसके लिए, और जो आपको क्या है जो पेपर आपका कब होने वाला है यूपी कैटेट का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, इंटर की क्लास में भी है तब भी। ठीक, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 किसकी बात करते हैं हम, ये हो गया हमारा 21। अब बात करते हैं 22 की। ठीक है, माधवीता में वायु परिक्रमण प्रक्रिया होती है, इनकी किस में होती है, वर्तिका में होती है, पेप्सा में होती है, हुक नुमा आकार में, और पंख से होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 22 का, मैं आपको बता दूं डी। ठीक है, किस में होती है, पंख में होती है। ठीक है, 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 का, जो परिकरण के लिए घुमावदार 2 नुकीले हुक बीज में पाया जाता है, यानी कि क्या पाया जाता है, इसका राइट से बात करेंगे अमरूद में, किस में, वगनग में, बांदा में, या चिड़ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा 23 का। ओके, अब आगे चलते हैं, अब देख लेते हैं क्या हम जो कोशिका है हमारी संरचना है, जो आपका कोशिका का चैप्टर है उसकी बात करते हैं, उससे क्या क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा 100%। इसलिए आप क्या इस क्लास को जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये वाली। ठीक है, ये वाला टॉपिक है बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है, उससे क्या आपको एक नया क्वेश्चन क्या मिलेगा। ठीक है, बात करते हैं जीवों की मूल इकाई है, इनकी जीवन की जो मूल इकाई है, ठीक है, वो क्या है हमारी जड़ है, रुधिर है, ऊतक है, कोशिका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको पता होगा, कोशिका जो है हमारी क्या है जीवन की मूल इकाई मानी जाती है। तो इसका जो लास्ट आंसर है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही फेमस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, निम्नलिखित में से किस कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तथा केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, इनकी ऐसा कौन सी कोशिका है जिसके अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता और केंद्रक नहीं पाया जाता, पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, शैवाल कोशिका। ठीक है, इसमें क्या आपको बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं सी, यानी कि जीवाणु होते हैं हमारे बैक्टीरिया होते हैं, उसमें क्या माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक नहीं पाए जाते। ठीक है, इसका आंसर राइट सी हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी हम चौथे की। ठीक है, एटीपी का, यानी कि क्या है एटीपी का निर्माण होता है या बनता है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में, ग्लाइकोबॉडी में, या लाइसोसोम में। आपको पता होगा एटीपी जो बनता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, इसे क्या ऊर्जा का घर भी कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, इसलिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का घर किसे कहा जाता है, तो वो क्या हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी हम 5 की। ठीक है, किसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, जो रिक्ति कला है एक कला द्वारा गिरी होती है, जिसे क्या कहते हैं हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जेक्टो कहते हैं, या कोशिका कला कहते हैं, या टोलोनोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्या है राइट आंसर की बात करते हैं, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 5 है हमारा राइट आंसर का डी हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, आर्मोप्लास्ट का प्रमुख कार्य होता है प्रोटीन का संग्रहण करना, जल व खनिज लवणों का क्या है अवशोषण करना, स्टार्च का संग्रहण करना, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा आर्मी प्लास्ट जो है उसका भी प्रमुख कार्य होता है स्टार्च को क्या है संघर्ष रखता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक, पर्णहरित आ का सूत्र होता है, यानी कि जो पर्णहरित होते हैं उनका क्या सूत्र होता है सी 55 एस्ट 72, और ये इस तरीके से। ठीक है, ये क्या है 4-5 सूत्र दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये वाला होगा ए। ठीक है, क्या होगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, आरएनए प्लस प्रोटीन क्या
आरएनए प्लस प्रोटीन द्वारा बने होते हैं, यानी कि आरएनए प्लस प्रोटीन के द्वारा क्या बना हुआ होता है हमारा, लाइसोसोम बने हुए होते हैं, मीसोसोम बने हुए होते हैं, क्रोमोसोम बने हुए होते हैं, राइबोसोम बने हुए होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम जो है वो हमारे आरएनए और प्रोटीन के क्या बने हुए होते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 9 की। ठीक है, किसकी, क्वेश्चन नंबर 9 की। गुणसूत्रों का निर्माण होता है, जो गुणसूत्र है उनका निर्माण हमारा किसके थ्रू होता है, प्रोटीन के थ्रू होता है, आरएनए के द्वारा होता है, डीएनए के थ्रू होता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जो हमारे गुणसूत्र होता है उनका निर्माण क्या सभी से ही होता है। ठीक है, प्रोटीन के द्वारा भी, आरएनए के द्वारा भी, डीएनए के थ्रू भी। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं 11वां, सॉरी 10वां देखते हैं। कौन सा देखते हैं हम, 10वां देखते हैं। ठीक है, मध्य लेमन, लेमना में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मध्य लेमना जो है पाया जाता है, पाए जाने वाला रसायन है, सॉरी देखो मध्य लेमना में पाए जाने वाला रसायन है कौन सा है, लीलगिन है, पैक्टीन है, क्यूटीन है, या क्या हमारा सुबेरिन है, क्या हमारा सुबेरिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पैक्टीन। ठीक है, जो हमारे लेमन होते हैं ज़्यादातर उनमें रासायनिक पाया जाता है, पैक्टीन पाया जाता है। ठीक है, अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। राइबोसोम की खोज की थी, यानी कि किसने की थी, प्लेडे ने की थी, या पाउली ने की थी, न्यूक्लियर ने की थी, या गटमैन ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लेडे। ठीक है, क्या हमारा ए इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्लेडे ने इसकी क्या खोज करी थी। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद सबसे कठोर है, तो कौन सा है, लिंगन, क्यूटिकन, सुर्बेनियम, या स्पेरोपोलिनियन, स्पेरोपोलिनियन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, लीगन। ठीक है, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की। कोशिका में कितने प्रकार के आरएनए पाए जाते हैं, तो जो कोशिका है उसमें कितने प्रकार का आरएनए पाया जाता है, ये आपको बता दूं, 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का। ठीक है, तो कोशिका के जो अंदर आरएनए पाए जाते हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। ठीक है, ये 3 प्रकार के क्या कोशिका में क्या पाए जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कि न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस का कार्य होता है। न्यूक्लियस जो है वो किस काम आता है उसकी बात करते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य, राइबोसोम का निर्माण करता है, वसा का संश्लेषण करता है, उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो न्यूक्लियस होता है राइबोसोम का निर्माण करता है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 15। ठीक, एक कोशिका सबसे अधिक पाया जाता है पदार्थ पाया जाता है, यानी कि एक कोशिका में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, वसा पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है, स्टार्च पाई जाती है, शर्करा पाई जाती है। आपको पता होगा कोशिका के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, हमारी प्रोटीन, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। यानी कि एक डीएनए अणु में एंडीनी एवं थाइमीन के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन बंधों की संख्या होती है। ठीक है, वो कितनी होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, 8 होती है। तो जो इसके अंदर थाइमीन और एडीन के बीच हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यानी कि एल आकार के गुणसूत्र कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, अग्रबिंदु का, अंतः केंद्री का, उपमा, उपमध्य केंद्री का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि उपमध्य केंद्रीय। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जीन की इकाई संरचना बनी होती है, जीन की जो इकाई है संरचना किसकी बनी होती है, आरएनए की बनी होती है, डीएनए की बनी हुई होती है, न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई होती है, या अंत्य प्रदीपी जालीय की बनी हुई होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, डीएनए की क्या बनी होती है, जीन की जो इकाई की संरचना होती है वो डीएनए की बनी हुई होती है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डॉक्टर हरिगोविंद खुराना की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है, प्रोटीन संश्लेषण को, नाइट्रोजनिक क्षारों का यह संश्लेषण करना, जीन संश्लेषण करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 का सी, यानी कि उन्होंने क्या जीन का संश्लेषण के बारे में क्या बताया था। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। डीएनए खंड जिसमें अपना स्थान बदलने की क्षमता होती है वह कहलाता है क्या, सिस्टोन, ट्रांसपोसोन, इंट्रेटोन, या रैकोन। तो इसका जो आपको पता होगा क्या कहलाएगा हमारा, रैकोन। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका, डी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये 2012 इस तरीके से क्या पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही चैप्टर। ठीक है, कोशिका वाला। ओके, आगे चलते हैं
अब बात करते हैं कोशिका विभाजन से। ठीक है, कोशिका विभाजन से जो कोशिका निर्माण उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, उससे क्या पूछा जाता है, जड़ के मूल गिरह, ठीक है, मूल ग्राम पर विभाजन होता है, यानी कि जो जड़ है हमारी मूल ग्राम का ये विभाजन है वो कैसे होता है उसके बारे में देख लेते हैं। अर्धसूत्रीय, अर्धसूत्र, अधसूत्रीय, अर्धसूत्र या सूत्रीय, या क्या है हमारा मुकुलन। ठीक है, या क्या हमारा मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसकी बात करता हूँ सी, क्या हो जाएगा, सूत्रीय। राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओके, बात करते हैं किसका, क्वेश्चन नंबर 2 की। दो समसूत्रीय विभाजन के मध्य की अवस्था कहलाती है, इंट्राफेज कहलाती है, मेटाफेज कहलाती है, एनाफेज कहलाती है, प्रोफेज कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जो हमारे दो समसूत्रीय विभाजन होते हैं उनके बीच की अवस्था कहलाती है, क्या कहलाती है हमारी, इंट्राफेज। क्या कहलाती है हमारी, इंट्राफेज। राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कोल्चिसिन कोशिका के किस विभाजन को रोक देता है। तो अर्धसूत्री विभाजन को रोक देता है, समसूत्री विभाजन को रोक देता है, अर्धसूत्री विभाजन के उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा हमारा, समसूत्री विभाजन के क्या है, रोक देता है। आंसर का इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन यानी कि क्या होता है। क्रोमोसोम ब्रिज बनाते हुए क्या केंद्रक में विभाजित हो जाता है, स्पष्ट गुणसूत्रों की दिशा में केंद्रक विभाजन हो जाता है, या अस्पष्ट गुणसूत्रों की दशा में केंद्रक विभाजित होता है, गुणसूत्रों का असमान वितरण की दशा में केंद्रक विभाजन होता है वह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा चौथे का, मैं आपको बता दूं सी, यानी कि अस्पष्ट गुणसूत्र की दशा में क्या केंद्र विभाजित हो जाता है, क्या असूत्री विभाजन के टाइम पर। ठीक, इसका आंसर राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। वह अवस्था जिसमें गुणसूत्र संरचना स्पष्ट होती है, मेटाफेज, इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज या प्रोफेज। तो जिसमें क्या हमें गुणसूत्र की अवस्था क्या संरचना साफ दिखाई देती है, वो कौन सी अवस्था होती है उसकी बात बताएं, मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज में क्या साफ दिखाई देती है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी, हम 6 की। ठीक है, किसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक, पौधों में सक्रिय कोशिका विभाजन होता है, किसके थ्रू होता है, कार्टक्स में, पर्व में, जो प्ररोह शीर्षक में, या मज्जा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर जो प्ररोह शीर्ष है उसमें क्या होता है। ठीक, कोशिका विभाजन में निम्नलिखित हार्मोन कार्य करते हैं, ऑक्सीन का करते हैं, किसका करते हैं, काइनिन का करते हैं, जेवरेलिन का करते हैं, या इथोफोन का करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि काइनिन का क्या करते हैं, हार्मोन का कार्य। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8। समसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी, फार्मन ने की थी, डब्ल्यू फेल्विंग ने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। ये समसूत्री विभाजन की जो खोज करी थी किसने करी थी, तो किसने करी थी, डब्ल्यू फ्लोमिंग ने की थी। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वह अवस्था जिसमें क्या असूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, जिसे सेंट्रोमियर का विभाजन होता है, वो कौन है, मेटाफेज की बन है, एनाफेज बन है, प्रोफेज है, मेटाफेज है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, मेटाफेज जो सेकंड है उसमें क्या होता है। अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा, 10। कोशिका विभाजन की मियोसिस क्रिया में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है, अपरिवर्तित हो जाती है, चार गुनी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 का, क्या बताऊं, आधी हो जाती है। ठीक है, जो मियोसिस की क्रिया गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय मियोसिस में आधी हो जाती है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में असूत्री विभाजन नहीं होता है, हरे शैवालों के थ्रू, कवक के थ्रू, जीवाणुओं के थ्रू, क्या उच्च पादप के थ्रू। ठीक है, इनमें से किसके थ्रू नहीं होता है। ठीक, वो बात करते हैं किसकी, हम क्वेश्चन नंबर सी की। इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणुओं में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ये तुर्क तंतु बना होता है, तुर्क तंतु है वो किसका बना हुआ होता है, किसका होता है, ट्यूबोलिनिया का, होमोलिनिया का, मध्यम मिलामेट का, या फ्लोजीलीन का बना हुआ होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का, मैं आपको बता दूं ए, क्या हो जाएगा ए, यानी कि ट्यूबोलिनिया जो होता है उसका तुर्क तंतु क्या बना हुआ था। आंसर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर क्या, हम 13 देखते हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन की मियोसिस की जिस अवस्था में गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है वह कहलाती है, एनाफेज, एनाफेज सेकंड, मेटाफेज या प्रोफेज। ठीक है, तो उसकी जो अवस्था है वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, एनाफेज 1 कहलाएगी। इसका राइट आंसर ए का 13 का ए हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, आंतरिक सूत्र विभाजन विभाजन लक्षण है किसका, उच्च पौधों का, उच्च जंतुओं का, सभी जीवों का, या निम्नलिखित में श्रेणी के जंतुओं का।
ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। ठीक है, उच्च पौधों का। ठीक, सूत्र विभाजन यानी कि मिटोसिस की सबसे लंबी अवस्था होती है। ठीक है, क्या होती है, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट बहुत ही। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोफेज। जो प्रोफेज है सूत्र विभाजन की सबसे लंबी अवस्था होती है, राइट आंसर सी। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आप भी अपने यूपी बोर्ड के साथ साथ अपने यूपी कैटेट एग्जाम या आईसीआर एग्जाम, आपका भी सपना है बड़ी अच्छी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुँच जाए। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी और नोट्स चाहिए जो मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़े हुए हैं, तो आप इस नंबर पर क्या ये मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कौन से नंबर पर, 95 28 63 90 99। इस नंबर पर क्या हम ये मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नोट्स मिल जाएंगे। पर एक शर्त है, आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट बनाए रखो। तो दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, मस्त रहें और तैयारी अपनी बढ़िया तरीके से करते रहें। धन्यवाद।